आज से 20 साल पहले एज अ न्यू लॉयर क्या चैलेंजेस थे? पहले जो लॉ के प्रोफेशन को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। जो भी कंपनी किसी भी चीज में डील करती है उसको भी एक लॉयर की जरूरत होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर से हटके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई लॉयर जाता है तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? एक्सपीरियंस ओके। मिनिमम जो मैंने देखा है कि 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मांगते हैं और उनका पे स्केल भी अलग अलग होता एक बेसिक नेसेसिटी है एक लॉयर की, वो है चेम्बर या ऑफिस। है। थोड़ा सा ये वेग सा है कि एक काम वही चैम्बर वाला 10,000 रुपये में करता है, उसी के लिए वो ऑफिस में बैठे वाला बंदा उसी काम के लिए 10 लाख रुपए भी ले लेता है। नंबर ऑफ लॉयर्स भी बढ़ रहे हैं, तो आगे आने वाले लॉयर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज आगे बनकर जा सकता है? देखिए मैं आपको चीज़ बताऊँ, जो लॉयर्स बढ़ रहे हैं ना वो कोई समस्या नहीं है। कि जितने भी लॉयर्स ये कहें ना कि मेरे पास काम नहीं है, मैं उन सबको एक काम कहूँगा, एक काम दूंगा छोटा सा, जो मैं सर क्या आप अपने लिए एक लॉयर ढूंढ के दिखाओ, आई कैन गारंटी कि वो अपने लॉयर नहीं ढूंढ सकते, और वो ना ढूंढना ही उस बात का जवाब है। आज के हमारे गेस्ट ना केवल एक मशहूर और सक्सेसफुल लॉयर हैं, बल्कि एक सक्सेसफुल और वेल रिकॉग्नाइज्ड बार लीडर भी हैं। उनका डेकेड्स लॉन्ग प्रैक्टिस एक्सपीरियंस आपको देगा इनसाइट्स कि आप एक बेटर लॉयर 2025 और आने वाले 10 साल में कैसे बन सकते हो। सो लेट्स हियर द कॉन्वर्जेशन विद एडवोकेट दुष्यंत नायक जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज का जो हमारे एपिसोड है ये प्योरली लीगल एस्पिरेंट्स के लिए है, जो एस्पायर कर रहे हैं एक लॉयर होना, जो गाइडेंस चाहते हैं और जिनके जनरल कुछ सवाल हैं जो हम आप तक लेकर आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपने लीगल प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे डिसाइड की कि आपको इस प्रोफेशन में आना है? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एक सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे फादर भी एडवोकेट थे और सन 1970 का उनका एनरोलमेंट था। 2001 में उनका देहांत हो गया और 2003 में मैंने वकालत पूरी करी और उसके बाद अब तक मैं प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। बेसिकली मैं लिटिगेंट के वेलफेयर्स के लिए काम करता हूँ, लिटिगेशन लॉयर हूँ। मोर ओवर जो मेरा प्रैक्टिस एरिया है वो ज़्यादातर अभी कह सकते हैं क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, सिविल, ऑल टाइप्स ऑफ लिटिगेशन, नॉट इनकम टैक्स और लेबर, बाकी सारी प्रैक्टिसेस मैं करता आ रहा हूँ। सर, आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी जिनका देहांत हो गया उनके बाद आपने प्रैक्टिस शुरू की, तो उस समय क्या चैलेंजेस थे? आज से 20 साल पहले एज अ न्यू लॉयर, एज अ सेकंड जनरेशन लॉयर आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, चैलेंजेस जो पहले थे जो आज हैं वो बरकरार हैं। फ़र्क जो आया है वो ये है कि पहले जो लॉ के प्रोफेशन को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, बहुत ज़्यादा लोग उसमें आने को तैयार नहीं होते थे। अब क्या है कि बीइंग अ लॉयर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी आपको लाइंस हैं। आप लिटिगेशन लॉयर बनना चाहें वो बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। इवन हर कंपनी, जो भी कंपनी किसी भी चीज़ में डील करती है उसको भी एक लॉयर की ज़रूरत होती है। उसको अपने केसेस देखने पड़ते हैं, रिकवरी सूट्स, ये वो, और भी अलग अलग तरह के होते हैं। पॉश के भी होते हैं जिसमें लेडीज़, जैसे लेडीज़ के राइट्स के ऊपर में रखा जाता है, वो हर तरह के, उसमें हर जगह पे एक वकील की ज़रूरत है। और जो प्रीवियस जो मैं कहूँ कि हमारे पिताजी के टाइम पे या जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया था सन 1998-99 में, उस समय ये चीज़ें उतनी लेवल पे नहीं थी। आप देखते होंगे कि जब पुराने टाइम पे क्या होता था कि कोई आर्ट्स लेता था तो ये समझते थे नालायक बच्चा है, और आजकल का वक्त नहीं है। आज सबसे इंटेलिजेंट बच्चा आर्ट्स लेता है, क्योंकि जो बेसिकली जो साइंस वाला होता है उसकी जो है ना, उसकी बाउंड्रीज तैयार हो जाती हैं कि या तो वो एक इंजीनियर लेवल पे जाएगा और या फिर वो अपना एक डॉक्टरी करेगा। उसके अलावा अगर वो किसी और फील्ड में जाता है उसके -5% जो हमारे टाइम पे कटते थे, आज की डेट में मुझे नहीं पता कितने कटते, पर उसमें माइनस ही होता है। पर एक आर्ट्स वाले के पास क्या है, उसको एंडलेस है। और जो लॉ करता है उसके लिए भी वो जुडिशियल एस्पिरेंट है, जज बन सकता है, आजकल एपीओ के एग्जाम्स होने वाले वो बन सकता है, लॉ ऑफिसर बन सकता है, डीएलएस से जांच कर सकता है, और भी मतलब ब्ला ब्ला इतनी चीजें हैं कि मतलब एंडलेस है। अब आपने, अभी मेरी एक बात छोटी मैं पूरी कर दूं, आपने मुझे कि चैलेंजेस क्या हैं। पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया कि उनमें स्कोप नहीं होता। आजकल क्या है, पहले आपसे एक चुटकुला आया था किसी टाइम पे कि हाँ जी बच्चा कहता है जी वकालत कर ली, करता क्या है, मतलब उसमें सोचता है उसमें कोई कमाई नहीं होती। पर आजकल की डेट में क्या है, जब जो वकील बन के आ रहा है, भले न्यू जनरेशन है, उसके माँ बाप भी उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो सोचते हैं बिजनेस में लगाएंगे, 50 लाख करोड़ रुपए लाए, उसको एक बढ़िया सा चैम्बर खरीद के देते हैं, उसको एक गाड़ी लेके देते हैं। तो शुरुआत से उसके बाद उसके चारों पाँव क्या ना, सर गढ़ाई में और
चारों उंगली 5-10 उंगलियां घी में वाला काम होता है। तो इस तरह से आजकल होने लग गया, इससे ही इस प्रोफेशन की गरिमा बहुत बढ़ गई है। सिर्फ इसी वजह से नहीं, दूसरा क्या, लोगों ने सीरियसली लेना चालू कर दिया, उनको उससे लोग कमाने लग गए। और दूसरा क्या होता, पहले जाता था कि वकील क्लाइंटों का खून चूसते हैं, जो मैं अपने पिताजी के टाइम पे सुना करता, अब वैसा कुछ नहीं। जैसे ही क्लाइंट्स के पास लॉयर्स की है, लॉयर्स के पास भी खूब क्लाइंट है। और ये इसलिए नहीं है, पर ये जस्ट बिकॉज ऑफ रिकवरी। इतना ज्यादा चेक बाउंसेस, इतने ज्यादा वो हैं कि स्पेशल फॉर्म्स में एक एक दिन में एक एक बंदे का 1,000 केसेस होते हैं। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ यही कहानी है कि वो अपने साथ 10-10, 20-20 लॉयर्स अपनी टीम लेके चलते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत बढ़िया है। अगर लीगल प्रोफेशन में आने की बात करें तो जो लोग अभी मन नहीं बना पाए हैं कि हमें लीगल प्रोफेशन में स्पेसिफिकली किस फील्ड में जाना है, सपोज़ हमें लिटिगेशन लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, या हमें जुडिशरी में जाना है, उनके लिए अगर आप इस चीज़ को थोड़ा और इन डेप्थ में ब्रेक डाउन कर सके कि कितने टाइप के प्रोफेशंस या कितने टाइप के करियर स्ट्रीम्स इसमें से निकलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, बहुत तरह की जॉब्स हैं। सबसे पहले तो मेरा एक मशवरा है, राय है, और जो मैं सोचता हूँ हर वकील को पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर आप वकालत करते हैं तो वकालत का सीधा सीधा मतलब कोर्ट में जाने से होता है। हो सकता है किसी कारणवश से कोई बंदा कोर्ट में प्रैक्टिस ना करना चाहे, या देखिए हर बंदे का एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। मेरा ये मानना है कि वकील कहलाने का हक उसी को ही है जो कोर्ट में पहुंच के कोई एक केस अपनी ज़िंदगी में लड़े और किसी ना किसी गरीब, ज़रूरतमंद या किसी भी तरह का जो बंदा जिसको न्याय की जरूरत है उसको न्याय दिलवाए। जब तक वो कोर्ट में नहीं आया मैं उसको लॉयर नहीं मानता, ये मेरी अपनी है। पर क्योंकि प्रोफेशन है, वास्ट है, बहुत सारे स्कोप्स हैं। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत बूम कर रहा है, मर्जर्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। इवन देन आजकल तो आपने छोटे छोटे लेवल पे देखा, लोग कोर्ट मैरिजेस करवाते हैं। आजकल आप अपने क्या कहते हैं और भी तरह के इनकम टैक्स में जा रहे हैं, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करवाते हैं, और भी आपके जीएसटी के मैटर्स हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं तो जिसमें आप ये मान के चलिए कि एंडलेस स्कोप्स हैं। ये एक फील्ड हो गई जो कोर्ट से रिलेटेड। उसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, आप लीगल एडवाइज़र बनते हैं, लीगल मैनेजर बनते हैं, लीगल ऑफिसर बनते हैं, लॉ ऑफिसर बनते हैं, जिसमें आप एज अ वकील नहीं करते, एज अ AR यानी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आप उनको बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर। इसके बाद आप अपने डिफरेंट कंपनीज में आते हैं जिसमें आप उनकी चाहें तो आप रिटेनरशिप ले सकते हैं। उसी तरीके से आपका आजकल DLSA पैनल्स बने हुए हैं, वुमेन सेल बने हुए हैं, ये आपके वुमेन जो और भी तरह की जो CAW वगैरह होते हैं सेल्स बने, वहाँ पर होते हैं। ऐसे ही सरकारी वकील बन सकते हैं, नॉट ऑन अ परमानेंट बेसिस बट ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिसमें आप सरकार को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने क्या कहते हैं कि आप अपने लिटिगेंट को, जो पुअर लिटिगेंट है जिसके लिए सरकार ने डिफरेंट पॉलिसीज बना दी कि 60 साल से बड़ा, बूढ़ा आदमी, एक औरत और जो भी एक बच्चा, उन सबको मुफ्त लीगल, फ्री लीगल एड, उसके भी पैनल निकलते रहते हैं। दूसरी जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ हर जगह पे लॉ ऑफिसर की जरूरत है। टाइम टू टाइम वहाँ पैनलमेंट निकलती रहते हैं। मेरे ही चैम्बर से कई लोग उसमें एम्पैनलमेंट है, उनका ईयरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। आयुष मिनिस्ट्री है और हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, सब जगह पे चलता रहता है। तो ये तो एक फैक्टर है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाओ, वहाँ तो एंडलेस है कि आप उसमें कोई भी, आप भला डेस्क जॉब करो, आप अपना ड्राफ्टिंग वर्क करो या कुछ भी करो, और उसके अलावा आप अगर आगे बढ़ते हो तो आपके जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, MSME हैं या जो है, इनमें भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। इन सबको भी छोड़ दो। जो आपकी जो कॉर्पोरेट जो लॉ से रिलेटेड नहीं है, जो वैसी फर्म्स बनी हुई है, उनके अंदर भी उन्होंने अपने अपने लॉयर्स रख रखे हैं। तो एवरीवेयर जहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खुला पड़ा है, जहाँ पे कोई कंपनी बनी पड़ी है, जहाँ पे कोई इनकम टैक्स बना है, हर जगह पे एक लॉयर है। तो इसलिए हम लॉयर्स के लिए काम की कोई कमी नहीं है, बशर्ते करने वाला होना चाहिए। ये बिसाइड्स कोर्ट की बात कर रहा हूँ जी। तो सर, जैसे पहले कहा जाता था कि एक अकाउंटेंट के बिना एक फर्म रन नहीं कर सकती, आपने वैसे ही बताया कि एक लॉयर के बिना भी आज की डेट में एक फर्म रन नहीं कर सकती। तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से हटके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई लॉयर जाता है तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? देखिए, बेसिकली आप उनके देखेंगे, मैंने जो जितने कई 1-2 बार मैंने उनके तो फॉर्म्स वगैरह देखे हैं, बेसिकली ऑल आर डिपेंड ऑन देयर एक्सपीरियंस। मिनिमम जो मैंने देखा है कि 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मांगते हैं, और इवन देन वो 20 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस वालों को भी देते हैं, और उनका पे स्केल भी अलग अलग होता है।
वही 3 साल के ऊपर वाले को 35,000 कर रहे हैं, जो मैंने अनाउंस है अप्रोक्सीमेट। ऐसी 10 ईयर से प्लस वालों को 60-70 तक दे रहे हैं, और जो 20 साल से ऊपर है, 25 साल से, उनको लाख लाख 1.5 2 लाख रुपए तक के पैकेज उनके हैं, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में जो सरकार अपनी तरफ से दे रही है। और इसके अलावा भी ये जो जजेस हैं, ये भी लॉ रिसर्चर्स की पोस्ट निकालते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक हर कोर्ट में, हर स्टेट में है, जिसमें बहुत अच्छा है कि मतलब कहीं 65 है, कहीं 35 है, एज पर द वर्क सब कुछ मिल रहा है। और एक एक जज के पास कम से कम 3-3 4-4 रिसर्चर होते हैं, तो ये भी तरह की वो है, जो वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एक करियर स्ट्रीम ये भी है अलग, ये भी है, ये भी अलग से आप कर सकते हो, ये बिसाइड जुडिशरी है जी। तो अगर कोई लीगल एस्पिरेंट है जो एज अ लॉयर बनना चाहता है, तो अलग अलग टाइप के कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग लेवल के कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद हमारे एपेक्स कोर्ट है। तो इन कोर्ट्स के लिए अलग से कुछ एक्सपीरियंस होता है या कुछ अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या कुछ ऐसा? देखिए, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जो लॉयर एक बार जिसने अपने आप को एनरोलमेंट करा लिया किसी भी स्टेट बार में, वो एज एन एडवोकेट बन जाता है। उसके बाद उसको किसी ना किसी अपनी लोकल बार एसोसिएशन में एक अपना वहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है। वो आफ्टर गेटिंग एनरोलमेंट होता है। नए कमर्स के लिए तो आजकल ये है कि पहले वो जब एनरोलमेंट कराता है, उसके बाद एक AIB का एग्ज़ाम देना होता है, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, जो हर 6 महीने में कंडक्ट किया जाता है। वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें भी सिर्फ इतना है, क्योंकि कारण क्या है, पीछे बहुत सारी नकली डिग्रीज और नकली उसका आया है, और कई बार क्या सिर्फ खाली लोग डिग्री लेके आ जाते थे, तो उसी को क्रॉस चेक करने के लिए AIB का रखा गया है। और उसके बाद आपके एक लोकल बार में मेंबरशिप होती है, जो आपके आगे आने वाले हितों का ध्यान रखती है। जैसे आपको कभी किसी सरकारी उसमें कोई वो देना है, कोई आपको इंटरव्यू देना है या कोई आपको पेपर देना है, तो उसमें वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है वो सिर्फ बार एसोसिएशन के हाथ में होता है। तो बार काउंसिल आपको राइट देती है, एडवोकेट बनाती है, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बार एसोसिएशन देती है। तो वो करने के बाद आप यू आर फ्री कि आप कहीं भी प्रैक्टिस करें, हाई कोर्ट में करें। हाई कोर्ट में भी कोई क्राइटेरिया नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बस ये होता है कि आपको जो भी आपको पिटीशन डालनी है वो थ्रू AOR होती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। उसके पीछे भी क्राइटेरिया ये है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केसेस हर स्टेट से आते हैं। अब कारण क्या है, और वहां पे नहीं पता होता कब कैसे आना, तो AOR की ड्यूटी बना दी जाती है कि वो उस पर्टिकुलर केस का करता धरता है। कल को कोई नोटिस इशू होगा, नोटिस रिसीव करना होगा, या कोई भी डायरेक्शंस का पाना, तो AR की ड्यूटी बन जाती है। इसीलिए AOR के थ्रू जाते हैं। प्रैक्टिस आप खुद ही करते हैं, आर्गुमेंट आप खुद ही करते हैं, पर आपको एक चैनल है, उस चैनल के थ्रू जाना होता है जी। मतलब कोई भी प्रैक्टिसिंग लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस कर सकता है। अगर सपोज कोई एडवोकेट AOR बनना चाहता है, तो उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ ईयर्स की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद उसका एक प्रॉपर एग्जाम्स होता है, एग्जाम देने के बाद फिर वो चीज़ होती है जी। तो जैसे जो एक बेसिक नेसेसिटी है एक लॉयर की, वो है चेम्बर या ऑफिस। तो जो कोर्ट्स में चेम्बर्स होते हैं, उनके अलॉटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर है सर? देखिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जिस हिसाब से हमारे यहाँ वकील लोग हैं, उतने नंबर ऑफ चैम्बर्स तो अवेलेबल हैं नहीं। इसमें सबको पता है, मैं इसमें कोई वो अलग से कोई राय तो दूंगा नहीं। बट जो आजकल चैम्बर प्रैक्टिस का जो पहले एक सीजन था, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जब मैं प्रैक्टिस, उस समय वाकई चैम्बर प्रैक्टिस का था, पर अब वो चैम्बर प्रैक्टिस का नहीं रह गया। अब लिहाजा लोगों ने अपने शानदार ऑफिसेस खोलने चालू कर दिए। दूसरा क्या है, देखिए, ऑन अ एडवोकेट पर्सपेक्टिव क्या ना, थोड़ा प्रोफेशन हमारा भी दिखावे का हो गया। दिखावा इन द सेंस, नॉलेज तो आपकी बाद में चेक होती है। सबसे पहले जब आदमी आपके ऑफिस में घुसता है क्लाइंट, वो ये देखता है कि कहाँ बैठ रहा है, कैसा माहौल है, चाय पानी, नौकर चाकर, सब चीज़ें देखी। जो हमारे पिताजी के टाइम पे सन 2000 पहले से था, मैं उस समय ये चैम्बर प्रैक्टिस का रोल हुआ करता था कि जिस पर्टिकुलर कोर्ट में चैम्बर होता था वहाँ जाते थे, वकील साहब वहीं करते थे, वहीं कर करा के। आजकल वकील सिर्फ चैम्बर के अंदर, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी सिर्फ डेट भुगतने तक रहते हैं, केस भुगता वहाँ से निकल। अब जैसे हम भी 7-8 कोर्टों में जाते हैं, द्वारका, कटकड़ुमा, ये वो सारी जगह जाते रहते हैं, पर वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर हम बैठते थोड़ी, अपना गए, काम करा और गए, शाम को जाके ड्राफ्टिंग अपने ऑफिस वगैरह में करा, या अपना जिसका जैसा सिस्टम है वो बनना पड़े। तो जनरली चैम्बर सिर्फ उतनी देर तक लिए रह गया जितनी देर तक आप कोर्ट में हैं। जैसी कोर्ट का काम खत्म, वो अपने ऑफिस या अपने घर पहुंच जाते हैं, जैसा आपने सिस्टम बना रखा है। तो आजकल बजाय कि लोग चैम्बर, लोगों ने अपने लग्जरियस ऑफिस बनाने चालू कर दिए। और ज़्यादातर हमारे यहाँ तो जैसे जंगपुरा, डिफरेंस कॉलोनी, ये क्योंकि नेम की भी एक वैल्यू होती है, तो इसलिए भी हुआ है। अब NSP में भी काफ़ी बन गए,
पर जनरली क्लाइंट में देखिए, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि मैं कहाँ ऑफिस चाहता हूँ, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट कहाँ आना पसंद करता है। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव के ऊपर, क्लाइंट के परसेप्शन के ऊपर ये डिपेंड उसकी करता है। पेइंग कैपेसिटी। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, बहुत थोड़ा सा ये वेग सा है कि एक काम वही चैम्बर वाला 10,000 रुपये में करता है, उसी के लिए वो ऑफिस में बैठे वाला बंदा उसी काम के लिए 10 लाख रुपए भी ले लेता है। वही मैंने देखा है, मेरा अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, आई एम बस शॉक्ड कि मैं ऐसा भी होता है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जिस काम के मामूली 10,000 रुपये या 5,000 रुपये लिए जाते हैं, वहाँ पे 10-10 लाख ले लिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका ऑफिस डेप कॉल में है, जंगपुरा में है, कहाँ पे। और इसी चक्कर में देखा कि आजकल काफ़ी मेरे यूथ ऐसे हैं जो मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ इंटर्नशिप गए, उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 बंदों ने मिलके अपने ऑफिस जंगपुरा वगैरह में ले लिए हैं मिलके, और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है उनका, और करते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस। अगर हम लॉ को कंपेयर करें, लीगल प्रैक्टिस को कंपेयर करें आज से 20 साल पहले और आज में, आप क्या अंतर देखते हैं क्लाइंट्स में, पेइंग कैपेसिटी? जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। हमारे टाइम पे मैं ये बताऊं कि मैं हमारे टाइम से मतलब मैं अपने पिताजी के टाइम की बात करूंगा, क्योंकि मैं सन 1995-96 से अपने पिताजी आफ्टर ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं आना चालू हो गया था। उस समय मैं आपको बता दूं कि मतलब चैम्बरों में एसीज वगैरह भी नहीं होते थे। पुराने वकील जो होते थे हमारे पिताजी, वो आराम से बैठा करते थे, अपने शेड्स वगैरह बनाते। पर आजकल कोई ऐसा ऑफिस नहीं जिसमें एसी नहीं होगा, कोई ऐसी मतलब फर्म नहीं होगी या जिसने अपनी वकील नहीं हो, जिसने लॉ फर्म नहीं बना ली होगी, अपने नीचे उसने वही बैटरी ऑफ लॉयर्स होते हैं। फर्क जो है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप ये जुडिशियल एस्पिरेंट, लीगल एस्पिरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ बैठ रहे हैं, जिसको वो अपना गुरु मान रहे हैं, जिसके साथ वो सीखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ उनको ये चीज़ जरूर चेक करना चाहिए कि क्या वो बंदा जो दिख रहा है और जो सिखा रहा है, क्या वाकई सिखा रहा है। कई बार मैंने देखा है कि वकीलों के चैम्बरों में मैंने ये हाल भी देखा है कि वो जूनियर्स को उनको चाय पिलाने और पानी पिलाने का काम करवा रहे हैं उनसे, सिर्फ इसका, और फाइल पकड़ के पीछे लेके चलते हुए। और ये पुराने टाइम पे ऐसा होता था, मैं ये नहीं कहूँगा पुराने, पर पुराने टाइम के वकील इतना ज़्यादा नहीं सिखाते थे। आज के वाले कारण क्या है कि आज के वालों की मजबूरी हो गई है सिखाना, इसलिए नहीं कि वो सिखाना चाहते हैं, इसलिए हो गई है क्योंकि एक वकील एक जगह हो सकता है और एक वकील पर 6 कोर्टों का काम होता है। तो वो अपने एसोसिएट्स को या जूनियर्स को वो ये कह के आगे भेजता है कि आप जाओ और वहाँ पे ये काम करके आना, मेरे बिहाफ पे कर देना, कोई चिंता नहीं। उसकी मजबूरी है कि आपको, वो उसको फ्री हैंड दे रहा है, जो कि पुराने टाइम पे फ्री हैंड इतनी आसानी से नहीं दिया जाता था। और आजकल का जो वक्त आ गया उसमें यह है कि एक तो पहली बात है कि जो बच्चा आ रहा है, जो भी नया बच्चा, वो बहुत इंटेलिजेंट आ रहा है, उसको पहले से ही अपने, वो उसके गोल सेट है, मुझे इतने दिन यहाँ काम करना है, इतने दिन ये करना है, ऐसे करना है, और फिर मुझे अपना ऑफिस खोलना है। वो अपने हर मिनट की, भला वो लड़का हो या लड़की हो, हर मिनट की अपना पहले से कैलकुलेशन करके चल रहा है। और आई हैव सो मेनी इंटर्न्स, सो मेनी एसोसिएट्स, मैं आई नेवर टोल्ड देम कि दे आर माई जूनियर्स, दे ऑल आर माई एसोसिएट्स। क्योंकि जब वकालत की डिग्री बराबर हो गई तो उसके बाद हम बराबर लेवल पे आ गए। सर वहाँ सिर्फ कुर्सी पे है या जब कोर्ट में आर्गू कर रहे हैं, इवन द जज हमें एड्रेस सर कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बड़े हो गए, उनकी कुर्सी को सलाम, बाकी हम एक ही लेवल पे बैठे। ये जो चीज़ है, ये हम जितने भी लोग हैं, क्योंकि जितने भी एसोसिएट्स मेरे आज बने, कल को ये भी सीनियर्स बनेंगे। सीनियर से मेरा कहने का मतलब है इनका तजुर्बा बढ़ेगा जी। तो जैसे तजुर्बा बढ़ेगा, जो इनको मिलेगा यही वो लोग आके देंगे। अगर इनका सीनियर चालाकियां करता होगा तो ये भी चालाकियां करेंगे। अगर इनके सीनियर ने हमारी तरह सिखाया होगा कि नहीं, क्लाइंट भगवान है, उसने, आपने उसको 1 लाख में तय करा, ये 1,000 में तय करा, नाउ यू हैव टू गिव योर 100% फॉर दैट 1,000 और दैट 1 लाख, दैट्स ऑल। सर जैसा अभी हमने बात की कि लॉयर्स के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन नंबर ऑफ लॉयर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये जो चैलेंज है इसको आप कितना विस्तृत देखते हैं? आगे आने वाले लॉयर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज आगे बनकर जा सकता है? देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, जो लॉयर्स बढ़ रहे हैं ना, वो कोई समस्या नहीं है। देखिए कारण क्या है इसका, बहुत सिंपल सा, मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि जितने भी लॉयर्स ये कहें ना कि मेरे पास काम नहीं है, मैं उन सबको एक काम कहूँगा, एक काम दूंगा छोटा सा, जो मैं सर
क्या आप अपने लिए एक लॉयर ढूंढ के दिखाओ? आई कैन गारंटी कि वो अपने लॉयर नहीं ढूंढ सकते, और वो ना ढूंढना ही उस बात का जवाब है। वो कैसे? कि सपोज अगर आप अपने लिए लॉयर नहीं ढूंढ सकते तो इसका मतलब आप एक लॉयर के अंदर कोई क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं, ऑब्वियस है, तभी तो नहीं ढूंढ पा रहे, और वो क्वालिटीज आपको मिल नहीं रही, तो क्या वो क्वालिटीज आपके अंदर है? यही इस बात का जवाब है कि आपको एक अच्छा लॉयर होने से लॉयर नहीं होता, आपके नाम के आगे एडवोकेट लिख जाए उससे नहीं होता। बेसिकली क्या होता है लिटिगेशन लॉयर के लिए, तो मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कि देखिए, मैं मानता हूं हर कोई बंदा एक ही फैमिली से नहीं आता, किसी को अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना पड़ता है, किसी को, पर मैं आपको बता रहा हूं एटलीस्ट जिस हिसाब से हमारी जो कार्य की क्या ना कोर्ट प्रणाली की कार्यकारिणी है, उस हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट पूरे काम को समझने के लिए 5 साल 3 साल चाहिए। लोग क्या चाहते हैं, मैं आ जाऊं और कल से कमाना चालू करूं, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है कॉर्पोरेट सेक्टर ने। वो क्या करती है, वो लॉयर्स को हायर तो करती हैं पर उनसे ना कोर्ट वाला काम नहीं करवाती, उनको कंप्यूटर दे देती हैं, ड्राफ्ट करो, ये आपको मैंने ड्राफ्ट दे दिया, इसमें तो कट पेस्ट करके कर दे। मेरे पास कई कॉर्पोरेट वाले आते हैं, कई हाई कोर्ट की प्रैक्टिस वाले आते हैं जो कहते हैं मैं हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करके, मैं कहता करो एप्लीकेशन ड्राफ्ट, दे कांट डू इट। प्रॉब्लम क्या है कि जो बुक्स में पढ़ाया गया है और जो यहाँ पे कोर्ट के अंदर दिखाना होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, ये जजेस के साथ भी है। जो जजेस डायरेक्ट लॉ पूरा करके और सीधा जुडिशरी देके जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम। उनको पता ही नहीं है कि भैया ये एक क्लाइंट, एक वकील क्लाइंट को किस तरह कन्विंस करके उसको ये जता के कि मैं इस पूरे जहां भी मैं इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सबसे बेस्ट वकील मैं हूं, उसके बाद वो मुझे पैसे देता है, फिर मैं जाकर उसके सामने एप्लीकेशन रखता हूं और जैसा कहते हैं क्या भैया क्या बना के लाए हो, तुम्हें पता नहीं क्या करना होता। तो ये डिफरेंस जो उसके बोलने का वो है, और ये सब और सिर्फ प्रैक्टिस करने से आता है। अब वो प्रैक्टिस होती नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, बंदे से सोचते हैं यार मेरा तो यहां काम चल ही नहीं, पर जब अच्छा वकील ढूंढने की बारी आती है अपने लिए, वो ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो खुद ही ऐसे नहीं होते। और वो खुद कैसे बनेंगे, जब आप सब रखोगे, प्रैक्टिस करोगे। हो सकता है कि इस बात पे कई लोग कहते हैं भरे पेट वाले वकील साहब हैं इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं सेकंड जनरेशन है, कल को मेरी बेटी भी थर्ड जनरेशन लॉयर भी आने वाली। मेरे खुद के घर में 5 लॉयर्स हैं, सिस्टर है, मेरे ब्रदर इन लॉ है, मेरा चाचा जी का लड़का, सारे लॉयर्स हैं। पर उन सबको और ये सब पहुंचने में ऐसा नहीं है कि सबको बेस मिला है, उनमें से कई फर्स्ट जनरेशन भी है जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। तो ऐसा नहीं हो सकता, पर सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए थोड़ा सा सब्र कर। आप देखो कोई भी, मैं कहता हूँ छोड़ दो इसको, वकालत छोड़, किसी भी और कंपनी में काम करो, मैं कहता हूँ कहीं भी आप एक एडवाइजर लग जाओ, मैनेजर लग जाओ, क्या एक ही दिन में एक साल के अंदर जनरल मैनेजर बन जाते हो? का 10 से 15 साल लगते हैं जनरल मैनेजर में। सिर्फ वहां पे एक चीज की सिक्योरिटी होती है कि आप जैसे आप अपॉइंट हुआ, आपकी एक सैलरी भी एक फिक्स कर दी गई। बस वही एक ड्रॉबैक हमारे लॉ प्रोफेशन में कि जो बेचारा आ रहा है ना, उसकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है, वरना वो भी यहाँ टिक जाए। उसके लिए हमारे ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और इनको इसके सोच रहे जो थोड़े बहुत करे भी हैं कि उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, 5,000 रुपये महीना है, 10,000 रुपये महीना उनको दिया जाएगा। पर फिर उसमें वही बात है, उनके स्टाइपेंड देने से आपकी मेहनत करने में उसमें तो अंतर है। वो चीज को तो समझो, आप उस मेहनत को तो करो। आप किसी को अपना गुरु बनाओ या किसी के पास सीखने जाओ, वहां टाइम तो दो। मेरी जो बुक्स है, किसी को भी नापने की, सबसे पहले नापने की बुक में एक वर्ड होता है पहला, पंचुअलिटी। क्या आप टाइम से कोर्ट में आ रहे हो? क्योंकि पहले दिन उठा के मैं आपको कह तो नहीं दूंगा मर्डर केस कराओ, मैं पहले साल में भी नहीं दूंगा। मैंने अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरे से एक वकील साहब आए, उन्होंने वो क्लाइंट आए, उन्होंने कहा जी सर मेरे केस कराने। मैंने कहा ये मेरा फीस क्राइटेरिया, कहते नहीं, मैंने कोई बात नहीं, मेरे एसोसिएट्स हैं वो भी करते हैं। कहता नहीं सर आपसे ही कराना। ये इस बात ने उस दिन मुझे 2 बातें सिखाई जो मुझे पहले से पता थी, पर फिर भी पर मेरे एसोसिएट के सामने, कि वो पैसा इसलिए नहीं दे रहे कि कोई काम कर, उनको काम सिर्फ मुझसे ही कराना है। और वो मेरे एसोसिएट्स मेरे साथ जिनको दिन रात देखते हैं उनके उनसे भी नहीं करवाना। ये उनके लिए भी चैलेंज है कि वो ऐसी कोई छाप नहीं छोड़ पाए अब तक मेरे क्लाइंट्स में, जो हमारे क्लाइंट जो हमारे साथ हैं, जिनको कहे वकील साहब आप ही कर दो ना काम, वो बड़े वाले वकील साहब तो ज्यादा पैसे लेते। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि घूम फिर के एक ही चीज है, वी हैव टू डिवोट द टाइम। ठीक है, वो कहते हैं ना अब तेल जलाना पड़ता है, वो पुराने टाइम पे कहावत होती थी, तो वो करना पड़ेगा।
आपको वो साबित करना पड़ेगा अपने गुरु की नजर में भी और उसके क्लाइंट की नजर में भी, क्योंकि क्लाइंट, मैं हमेशा कहता हूं, क्लाइंट कहीं नहीं है, क्लाइंट आप और मैं ही है। अगर मैं अच्छा काम करूंगा, कल आप भी मुझे क्लाइंट रेफर करोगे, मेरा एसोसिएट भी मुझे रेफर करेगा, मेरा इंटर्न भी मुझे रेफर करेगा। और अगर आप भी अच्छे नहीं हो तो आपको कोई रेफर नहीं करेगा। कोई घर से पकड़ के थोड़ी आता है क्लाइंट, रेफरेंस ही तो होती है। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और अब आपका कहने को ये 20 साल बाद हम आगे कहां पहुंचने वाले हैं, कहां पहुंचने का है, तो आपके टाइम, आपके सबके उसमें क्या कहते हैं, वो मोबाइल्स में वो चैट जीपीटी आ गया है सबके घर। ऑल्दो वो आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग में कर सकता है, पर जहां ये ब्रेन अप्लाई करने वाली बात है उसमें फिर भी ह्यूमन सुपीरियर रहेगा और एडवोकेट ही सुपीरियर रहेगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, वकालत एडवांस स्टेज पे पहुंच जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी, जो धीरे धीरे होती जा रही है, सारी चीजें होती चली जाएंगी। पर जहां माइंड एप्लीकेशन की बात होगी वो आप ही की होगी। जो आपको साइटेशंस पढ़नी है, जो जजमेंट्स पढ़नी है, वो आप ही को ही पढ़नी पड़ेगी जी। वो आपको ये तो बोल सकता है कि पर्टिकुलर जजमेंट में जो आप वर्ड ढूंढ रहे हो, वो वर्ड वहां पे एक्सीडेंट वर्ड ढूंढ रहे हो, एक्सीडेंट वर्ड तो है, पर क्या वो आपके केस में फिट बैठता है नहीं बैठता, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। इतनी एडवांस जीपीटी, इतना तो मैं समझ, इससे ज्यादा एडवांस होगी तो मैं आगे कोई कमेंट नहीं कर सकता। पर यह बहुत जरूरी है कि हमें आज की डेट में अपने आप को, जितना भी नया बच्चा आ रहा है उसको ये चीज ढूंढनी है कि भाई मेरे लिए वकील, क्या मैं हूं अपने लिए वकील मेरे पास। क्योंकि देखो जनरली क्या आजकल के टाइम में हर किसी वक्त घर में कोई ना कोई केस चल ही रहा जी, एक आध तो होता ही है। कई उस केसेस की वजह से वकील बनने चालू हो जाते हैं। वो सोचते हैं तो वकील साहब तो मुफ्त के पैसे ले रहे हैं। कोई कहते हैं वकील साहब आपने एक वर्ड तो बोला, इसके इतने सारे पैसे क्यों। पर उनको ये वाली पिकासो वाली बात, वो अगर आपने सुनी होगी, पेंटिंग बनाई तो उसने लेडी कहा जी मुझे पेंटिंग बना, उसने कहा नहीं सर, क्या एक पेपर ले फटाफट बना दी, क्या जा ले 30 लाख रुपए की। कहने नहीं ऐसा थोड़ी होता है। वो गई, उसने हाँ 30 लाख की। फिर कहती मुझे भी सिखा दो। उसने फिर वही बोला कि 30 लाख की बना, मुझे 30 साल मैंने इसमें मेहनत, तब ये 30 लाख की 1 मिनट में बन सकती है। तो उसी तरह से वकील का भी है। पहले मैं भी सोचता था तजुर्बा कुछ नहीं होता। जब मैं शुरुआत में प्रैक्टिस में, मैंने कहा तजुर्बा क्या, मैंने भी लॉ कर ली, इन्होंने कर ली, बराबर तो हो गए। पर आज पता चलता है जब कोर्ट के अंदर हम जाते हैं, जैसी कोई हमारा एसोसिएट जाता है, उसको डांट पड़ती है, हम जाके खड़े होते हैं, सीधे होते सर देख लीजिए, तो हम कहते हैं सर प्लीज इसको अकोमोडेट कर दें, हमें अकोमोडेट किया जाए। उस समय समझ आता है यस तजुर्बा है, सामने वाला उस चीज को भांप रहा है। और ऐसे ही हम भी देखते हैं कि कोई लड़का से आता है हमारे पास, क्लाइंट बन के आता है, हम उससे बात करते, 2 टूक करते नहीं करते। कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, वो समझता है, सारी बात करता है, अपनी बात रखने का तरीका होता है, हम उससे सीखते हैं। और इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे आई एम लर्निंग। मेरा कोई मतलब एंडलेस लर्निंग है ये प्रोफेशन। बुक्स तो बाद में पढ़ूंगा, जो रोज मैं लोगों से मिलता हूँ सीखता हूँ, ये मैं रोज ही सीख रहा हूँ। सर जो एआई रेवोल्यूशन इस टाइम पे चल रहा है, उसका लीगल प्रैक्टिस में क्या यूज है, क्या रोल है, और वो कैसे लॉयर्स को हेल्प कर रहा है? ब्रदर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि जो मदद करने की आप बात कह रहे हैं, मदद सिर्फ आपकी इस हद तक हो सकती है जो मैं समझता हूँ कि सपोज कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से घिरे होते हैं, आपका एक आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ के लिए ढूंढना है। सपोज आप एक प्रपोजिशन में फंसे पड़े हैं, जिस प्रपोजिशन को आपको रिजल्ट, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना है, कुछ करना है, तो आप वो प्रपोजिशन डाल के उसमें आपको ना एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाता है मूव करने के लिए। उसके लिए पहले टाइम पर क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करते थे, या प्रैक्टिस मतलब इन द सेंस जब किताबें पढ़ते तो हमें एक एक बुक छाननी पड़ती थी। फिर हमारे टाइम पे ई लाइब्रेरीज आ गई, तो हमने वर्ड डाला और सर्च हो गया। आजकल क्या है कि वहां पे और एडवांस हो गया। जितना मैंने देखा है कि आपने अगर पर्टिकुलर अपनी क्वेरी डाल दी तो उस क्वेरी से रिलेटेड सारी चीज आ जाती है। पर उसमें नुकसान क्या हो रहा है, जो मुझे अभी रिसेंटली एक जगह मुझे पता चला कि चैट जीपीटी वगैरह कुछ ऐसी साइटेशंस वगैरह भी डालने लग गया जो होती ही नहीं है जी, वो अपनी तरफ से क्रिएट करके डाल देता है, जिसके पीछे अभी पता है बेंगलोर में कहीं पर उसमें उनके ऊपर बड़ी कंपनी को बड़ा नुकसान भी हुआ है, उनको पेनल्टाइज हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, और फायदा तो यहीं तक है। नुकसान ये है कि कारण क्या है कि अगर अब जैसे आप क्लाइंट है मेरे, मैंने आपसे कोई बात बोली या कुछ बात, तो वो क्लाइंट क्या है, अब वो चैट जीपीटी ऐसा तो है नहीं सिर्फ लॉयर्स के लिए, वो पूरी उसके लिए, तो वो खुद वो पूरा रिसर्च करके आता है और आपके सामने रख देता है। जो मैनिपुलेशन और जो उसको कहने का तरीका है और ये कोर्ट में प्रेजेंट करने का तरीका है, वो कहीं पे नहीं होता। कहते जी मैंने बोल दिया, बोल दो। हर चीज ऐसे नहीं हो सकती। तो ह्यूमन टच के अलावा जो मेरी बात है उसका ये कि प्रेजेंटेशन का जो तरीका है,
आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो, सब कुछ बढ़िया कर सकते हो, पर उसको जब आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा, वहां पर चैट जीपीटी आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि प्रूव करने के लिए आइदर यू हैव टू कम विद द डॉक्यूमेंट्स और यू हैव टू क्रॉस एग्जामिन दैट पर्सन और दैट डॉक्यूमेंट, देन ओनली इट कैन बी प्रूव्ड. Correct. The way the document should be proved is the most important part, और वो पार्ट चैट जीपीटी मेरे हिसाब से नहीं कर सकता. जी. ये है. एक कोई ऐसी बात जो आपने अपने 20 साल के लीगल जर्नी में सीखी जो आप यंग एडवोकेट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे? ब्रदर, मैं अपनी बात बोल चुका हूँ कि वी हैव टू गिव द टाइम टू दिस प्रोफेशन. आप सोचें कि एक दिन में प्रोफेशन आपको गाड़ी, सोना, चांदी दे देगा, नहीं होगा. पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने इस प्रोफेशन को टाइम दिया तो ये प्रोफेशन आपको दाल रोटी नहीं, आपको हवाई जहाज तक भी दिला सकता है. अब ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी होती है. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंसाइटफुल इंटरव्यू एंड वी होप आपको भी अच्छा लगा होगा जितना हमें अच्छा Definitely. लगा है. एंड हम यही चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस और हमारे लीगल एस्पिरेंट्स इस इंटरव्यू को देखकर, आप जैसे इंस्पायरिंग फिगर्स को देखकर अपनी लीगल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं और अपने आप में बदलाव लाएं और इस प्रोफेशन को और अपने टाइम को 100% दें. बिल्कुल. थैंक यू सर. थैंक यू.